क्रिस्टा फ्लोमर मेरी सूरत देखती रही और फिर बरहम लहजे में बोली, अब तुम अपने बारे में सब कुछ सच सच उगल दो। मेकअप में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कौन हो तुम और तुम्हारे आने का मकसद क्या है? मैं खामोशी से क्रिस्टा फ्लोमर को देखता रहा। फिर मैंने कहा, आपके ख्याल में मैं कौन हो सकता हूँ? आपको इल्म है कि फाइल मैंने ही आपके हवाले की थी? बोली, हाँ ये बात मेरे इल्म में है, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे चेहरे पर मेकअप भी साबित हो गया है। मैंने कहा, मिस फ्लोमर, क्या ये जरूरी था कि मैं असल शक्ल में आपके सामने आने की कोशिश करता? मैं आपको किसी कदर हकीकत बता चुका हूँ। क्रिस्टा फ्लोमर गुस्सीले लहजे में बोली, तुम्हारी हकीकत मैं तुमसे जरा तफसील से मालूम करूंगी। और फिर वहां मौजूद दूसरे अफराद में से एक शख्स को मुखातिब किया, इसकी तलाशी लो और इसके हाथ पांव पूरी तरह कस दो। दो आदमियों ने उसकी हिदायत पर अमल किया। मेरे दोनों हाथ मजबूती से मेरी पुश्त पर कस दिए गए, लेकिन मैंने खुद को पुरसुकून ही रखा। मेरा जो कुछ मकसद था उसे हासिल के बगैर मैं कोई जज्बाती कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैंने कहा, मेरी यहाँ आमद का मकसद दरअसल आपको कुछ बताना था मैडम क्रिस्टा फ्लोमर। उसने सर्द लहजे में पूछा, क्या? मैंने कहा, मैं आपसे दरअसल ये कहना चाहता था कि ऑलिव हार्वर्ड आपके और मिस्टर आइंशलायर के दरमियान जबरदस्त गलत फहमियां पैदा करना चाहता है। अगर आप ऑलिव हार्वर्ड के बारे में नहीं जानती तो मैं आपको उसके बारे में तफसील बताना चाहता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं उसके बारे में जानती हूँ। मैंने कहा, और शायद ये बात भी आपके कानों तक पहुंचा चुका हूं कि ऑलिव हार्वर्ड ने ग्राउंड टावर में मुझ पर काबू पाने की कोशिश की थी और मुझसे फाइल तलब की थी, और उसके बाद मुझ पर जबरदस्त कातिलाना हमले किए गए थे। आखिर इन सब बातों से आपने क्या नतीजा अखज किया? क्या आप ये नहीं सोच सकती मिस क्रिस्टा फ्लोमर के ऑलिव हार्वर्ड फाइल को अपनी तहवील में लेने के बाद और मुझे कत्ल करके ये जाहिर करना चाहता था कि मिस्टर आइंशलायर ने आपका मुतालिबा पूरा नहीं किया, और उसके बाद आइंशलायर से आपकी बाकायदा ठन जाती। इस तरह दर हकीकत वो आइंशलायर को ब्लैकमेल करना चाहता था। वो बोली, सारी बातें मानती हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा इन मामलात से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, मैडम मेरा ख्याल है इस सिलसिले में भी ईडन ग्रोश ही आपको सब कुछ बता सकता है। क्या मैं ये तस्वीर देख सकता हूँ जो उसने आपको दी है? क्रिस्टा फ्लोमर ने जवाब दिया, ये तुम्हारी तस्वीर है, और तस्वीर लेकर मेरे पास पहुंच गई। उसने वो तस्वीर मेरे सामने कर दी और मैं तस्वीर देखने लगा। ये मेरी ही तस्वीर थी। मैंने एक ठंडी सांस ली, लेकिन दूसरे ही लम्हे में चौंक पड़ा। मैंने दोबारा तस्वीर को गौर से देखा। ये तस्वीर उस लिबास में थी जिसमें मैं ग्रैंड टावर में दाखिल हुआ था। एक चमक सी मेरी आंखों के सामने लहरा गई। सेंड्रा ने एक कैमरे से मेरी तस्वीर ली थी और उसके बाद कोई शख्स वो कैमरा छीन कर भाग गया था। उस वक्त मैं मेकअप में था, लेकिन ये तस्वीर मेरी असल शक्ल की थी। मैं चंद लम्हात परेशानी के अंदाज में सोचता रहा और फिर मेरे जहन के बहुत से खाने रोशन हो गए। दूसरे लम्हे मैंने चीख कर कहा, मिस क्रिस्टा फ्लोमर, मेरा ख्याल है आप धोखा खा गईं। यकीनन आप धोखा खा गईं। क्रिस्टा फ्लोमर होंठ भींच कर बोली, अब कोई नई चाल चल रहे हो? मैंने कहा, बराह करम मुझे ईडन ग्रोश के बारे में बताइए प्लीज मैडम। वो बोली, क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? क्या मालूम करना चाहते हो? ईडन ग्रोश मेरा दोस्त है और मेरी तंजीम का एक अहम रुकन भी है। मैंने कहा, हरगिज नहीं। मिस फ्लोमर, आप ये बताइए कि क्या ग्रैंड टावर में आपने मेरी तस्वीर हासिल करने की कोशिश की थी? उसने जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, यह तस्वीर उस वक्त की है मैडम क्रिस्टा फ्लोमर जब मैं ग्रैंड टावर के पार्किंग लॉट से गुजर रहा था। ये लिबास और ये माहौल ग्रैंड टावर का है, आप जरा गौर से देखिए। मैडम क्रिस्टा तस्वीर पर गौर करने लगी और फिर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ यकीनन ये ग्रैंड टावर का माहौल है। पीछे जो नियॉन साइन नजर आ रहे हैं वो ग्रैंड टावर के अकब ही के हैं। मैंने कहा, तो फिर आप ये भी सुन लीजिए कि मैं इस वक्त भी मेकअप में था। एक लड़की ने कैमरे से तस्वीर खींची और जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो एक शख्स उससे कैमरा छीन कर भाग गया। ये यकीनन ऑलिव हार्वर्ड का आदमी था जिसने किसी ऐसे कैमरे से मेरी तस्वीर उतरवाई जो मेकअप का राज फाश कर सकता है। मुझे ये बताइए मैडम कि क्या फाइल ईडन ग्रोश के पास है? वो उसे देखने कहाँ गया है? क्रिस्टा फ्लोमर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए ताज्जुब के आसार नजर आए। वो खासी बेचैन हो गई थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान किसी किस्म का इख्तिलाफ डलवाने की कोशिश की तो फिर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मैंने कहा, मैडम प्लीज आप पहले ईडन ग्रोश को देखिए, कहीं यूं ना हो कि हमारे आपके मसले में वो फाइल आपके हाथ से भी निकल जाए। क्रिस्टा फ्लोमर ने फौरन ही अपने दो आदमियों से कहा, जाओ जरा मिस्टर ग्रोश को यहाँ बुला लाओ, उनसे कहो कि वो फाइल लेकर यहाँ आ जाएं। दोनों आदमी बाहर निकल गए। बाकी आदमी अभी मेरी निगरानी कर रहे थे। क्रिस्टा फ्लोमर थके थके से अंदाज में कुर्सी पर जा बैठी। वो मुझे मुसलसल घूरे जा रही थी। इस दौरान उसने एक लफ्ज भी न कहा।
2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुजर गए और उसके बाद क्रिस्टा फ्लोमर ने झल्लाए हुए लहजे में अपने दूसरे साथियों से कहा, देखो वो दोनों कहाँ मर गए हैं। तुम में से एक जाओ और उनसे कहो कि फौरन वापस आ जाएं। मिस्टर ग्रोश अभी तक क्यों नहीं आए? उनमें से एक आदमी बाहर निकल गया, लेकिन बाकी लोग भी मेरे लिए काफी थे और अब तो मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था जिसके जरिए यहाँ से फरार हो सकूं। वैसे मेरे जहन में भी इस तरह की लहरें गर्दिश कर रही थी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ईडन ग्रोश मेकअप में था और यकीनी तौर पर वो शख्स नहीं था जिसके बारे में क्रिस्टा फ्लोमर कह रही थी। वो कोई और ही था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो तीनों वापस आ गए। उनमें से एक ने कहा, मैडम, मिस्टर ग्रोश गारों में कहीं नहीं है। अभी अभी मुझे उनके बारे में इत्तला मिली है कि वो गारों से बाहर निकल गए हैं। क्रिस्टा फ्लोमर उछल कर खड़ी हो गई। कहाँ? किस तरफ? वो बोला, ये नहीं मालूम। वो दौड़ती हुई गार के दरवाजे से बाहर निकल गई। ओह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा हुआ था। उन दोनों ने मुझे देखा और मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मेरे मुस्कुराने की वजह उनकी समझ में नहीं आई थी। मैंने उनमें से एक से कहा, क्या ख्याल है दोस्तों, हम लोग कितने घंटे यहाँ खड़े रहेंगे? उनमें से एक ने कहा, फिलहाल खामोश ही खड़े रहो। मैंने कहा, और अगर ये लम्हात घंटों और फिर दिनों में तब्दील हो गए तो? दूसरे ने गुर्राते हुए कहा, तो हम तुम्हें गोली मारकर यहाँ से चले जाएंगे। मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर तक मैं खड़ा रहा और उसके बाद पीछे हटा और एक दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गया। अब उस वक्त तक कुछ और नहीं किया जा सकता था जब तक क्रिस्टा फ्लोमर वापस ना आ जाए। क्रिस्टा फ्लोमर की वापसी वाकई उस वक्त मुमकिन नहीं हुई। अलबत्ता थोड़ी ही देर के बाद एक और आदमी अंदर आ गया। उसने मेरे मुहाफिजों से कहा, इसे ले जाकर बंद कर दो और इसकी निगरानी करो। उनमें से एक ने कहा, ओके सर। वो आदमी तो फौरन ही बाहर निकल गया। दोनों राइफल बरदार मेरे करीब पहुंच गए और फिर वो मेरे बदन से राइफल की नाले लगाए हुए मुझे बाहर लाए और एक और गार में धकेल कर सलाखों वाला दरवाजा बंद कर दिया। ज्यादा कुशादा गार नहीं था, लेकिन उसमें घुटन भी नहीं थी। छत पर 2 सुराख नजर आ रहे थे। बाहर उन्हीं दोनों में से एक आदमी राइफल लिए पहरा दे रहा था। उसके पास ही एक छोटा सा स्टूल पड़ा हुआ था जिस पर वो कभी कभी पांव रख कर खड़ा हो जाता था। फिर जब वो पहरा देते देते थक गया तो स्टूल पर बैठ गया। मैं बड़ी बेचैनी से इस बात का इंतजार कर रहा था कि ईडन ग्रोश के बारे में अब क्या इंकिशाफ होगा। क्या वाकई वो फाइल लेकर निकल गया है? अगर ऐसा हुआ है तो मुझे अपनी जिंदगी की बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। फाइल अगर ऑलिव हावर्ड के हाथों में पहुंच गई तो फिर उसकी वापसी नामुमकिन होगी और उसके बाद कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत होगी। ताज़ा हालात का जूं जूं जायजा ले रहा था, मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कमबख्त ईडन ग्रोश दर हकीकत ऑलिव हावर्ड या फिर उसका कोई खास नुमाइंदा था। उसका मशीनी अंदाज भी यही बताता था कि वो मेकअप में है। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि क्रिस्टा फ्लोमर कैसी बेवकूफ औरत थी कि वो उस शख्स को इस अंदाज में नहीं पहचान सकी। या फिर मुमकिन है असल ईडन ग्रोश कोई और हो और ऑलिव हावर्ड ने या उसके किसी आदमी ने उसकी जगह ले ली हो। न जाने कितना वक्त गुजर गया था। गारों में अब भी मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दरवाजे के दूसरी जानिब पहरेदार की ड्यूटी बदल गई थी। ये वो सिपाही नहीं था जो पहले मेरी निगरानी करता रहा था। मैं उसी तरह घुटनों में सर दिए बैठा रहा। शिद्दत की प्यास लग रही थी। थोड़ी देर तक मैं खामोश रहा। फिर मैंने अपनी जगह से उठकर सलाखों वाले दरवाजे पर पहुंचकर उस शख्स को मुखातिब किया जो पहरा दे रहा था। मैंने कहा, सुनो, मैं क्रिस्टा फ्लोमर का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि एक तरह से उसके लिए एक कारआमद आदमी हूँ। अगर वो किसी काम में मसरूफ है तो तुम लोग मेरी जान लेने की कोशिश तो मत करो। उसने मुझे घूरते हुए कहा, क्या चाहते हो? मैंने कहा, सख्त भूखा हूँ और पानी भी नहीं मिला। क्या इन चीजों का इंतजाम तुम्हारा इखलाकी फर्ज नहीं है? वो आदमी कुछ शरीफ ही मालूम होता था। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर बोला, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कम से कम पानी का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ने के बाद मैंने सलाखों वाले दरवाजे को टटोल कर देखा, लेकिन उसे खोलना मेरे बस की बात नहीं थी। सलाखों की मोटाई भी तकरीबन 1-1 इंच थी, इसलिए उन्हें मोड़ने या चौड़ा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे मैं उस वक्त बाहर जाना भी नहीं चाहता था, चूंकि क्रिस्टा फ्लोमर के बाद ईडन ग्रोश का मामला सामने आ गया था और मैं इस मसले से नजर नहीं चुरा सकता था। फाइल का मामला बहरहाल मेरे नजदीक बहुत अहमियत का हामिल था, खुसूसन इस सूरत में जबकि फाइल ऑलिव हावर्ड के हाथ लग जाने का खतरा मौजूद हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर आइंशलायर के पास वापस जाना बिल्कुल ही गैर मुनासिब होगा। बल्कि बेहतर यह होगा कि क्रिस्टा फ्लोमर को किसी तरह बेवकूफ बनाकर या किसी और जरिए से यहाँ से निकलने की कोशिश करूं और उसके बाद उन तमाम मामलात पर लानत भेज दूं। यही शुक्र था कि क्रिस्टा फ्लोमर ने मेरे साथ ताउन किया था
और कम से कम आइन श्लायर की बीवी को और उसके बच्चे को रिहा कर दिया गया था। इस तरह आइन श्लायर का एक काम तो हो गया था, बाकी मामलात से वो खुद ही निमट लेगा। मेरा बराह रास्त उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपने जहन को तमाम ख्यालात से आजाद करने की कोशिश की। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि पहरेदार वापस आया। उसके साथ एक और आदमी था जिसके हाथों में खाने पीने का कुछ सामान और पानी की एक बोतल थी। वो बोला, मैंने तुम्हारे लिए चाय भी बनवाई है, जो कुछ भी हासिल कर सका हूँ उसे खा लो, उसके बाद चाय पी लेना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इसके इवज मैं तुम्हें जिंदगी भर दुआएं देता रहूंगा दोस्त। अब बराए मेहरबानी मेरे हाथों को तो आजाद कर दो ताकि मैं तुम्हारी मुहैया की हुई ये चीजें कबूल कर सकूं। ये कहकर मैंने अपनी पुश्त उसकी जानिब कर ली। उसने कोई एतराज किए बगैर मेरे दोनों हाथ सलाखों के दूसरी जानिब खड़े खड़े ही खोल दिए। फिर सलाखों के दरमियान से ही मैंने वो तमाम अशिया वसूल कर ली और एक तरफ बैठ कर खाने में मसरूफ हो गया। खाने पीने से फारिग होकर मैंने खासी आसूदगी महसूस की और वहीं पत्थर के फर्श पर दराज हो गया। पता नहीं ये ज़हनी या जिस्मानी थकन थी या फिर पेट में जाने वाली खुराक का नशा के मुझे नींद आ गई। सारी रात सोता रहा। दूसरी सुबह उस वक्त जागा जब हवा के लिए छत में मौजूद सुराखों से सूरज की तेज किरणें ऐन मेरी आंखों पर आकर पड़ने लगी। बेदार होने के बाद मैंने दरवाजे की दूसरी जानिब देखा तो पहरेदार का स्टूल खाली पड़ा हुआ था। मैं अपनी जगह बैठा गुजरते हुए वक्त का जायजा लेता रहा। हर तरफ खामोशी मुसल्लत थी। किसी समत से कोई आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं उन गारों में तन्हा हूँ। मेरे सिवा दूर दूर तक कोई मुतनफ़्फ़िस मौजूद नहीं था। एक ख्याल फौरी तौर पर जहन में ये भी आया कि कहीं ये लोग मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं चले गए। वक्त गुजरता रहा और मैं इंतजार करता रहा। तकरीबन 11 बजे थे उस वक्त जब चंद अफराद कैद खाने के उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उनमें से एक ने किसी मैकेनिज्म के तहत दरवाजे को खोला और मुझसे बाहर आने के लिए कहा गया। 2 आदमियों ने पिस्तौल निकाल लिए थे। एक बार फिर मेरे हाथ पुश्त पर बांध दिए गए। फिर मैं उनके हमराह आगे बढ़ गया। मुझे एक दूसरे कुशादा गार में पहुंचा दिया गया। ये वो गार नहीं था जहां पिछले दिन मैंने क्रिस्टा फ्लोमर से गुफ्तगू की थी, लेकिन क्रिस्टा फ्लोमर यहाँ मौजूद थी। उसके दोनों हाथ पुश्त पर थे और वो बेचैनी से टहल रही थी। मेरे दाखिल होने पर उसने रुक कर मुझे देखा। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां रक्स कर रही थीं। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तो तुम अली यार खान हो। मैंने एक तवील सांस ली और मुंह चलाने लगा। कहा, इस वक्त तो मैं न जाने क्या हूँ, क्या बताऊं तुमको। बोली, क्यों, क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर? मैंने कहा, बहुत से जराइम पेशा लोग भी कम से कम इस हद तक बाअखलाक होते हैं कि जिन लोगों को वो फौरन ही कत्ल नहीं करते, उनको भूखा मारना भी पसंद नहीं करते। क्रिस्टा फ्लोमर चंद लम्हे मुझे घूरती रही। फिर उसने कहा, क्या तुम शराफत से गुफ्तगू करना पसंद नहीं करोगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैंने अब तक कोई गैर शरीफाना हरकत नहीं की। वो बोली, तो फिर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाती हूँ। उसने एक आदमी को नाश्ता लाने के लिए भेजा और दूसरे को मेरे हाथ खोल देने का इशारा करके मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, इस नवाजिश के लिए शुक्रिया मैडम। मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस बात की है कि क्या वाकई मिस्टर ईडन ग्रोश नहीं थे। क्रिस्टा फ्लोमर के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नरमी सी नजर आई और फिर उसने थके थके लहजे में कहा, हाँ, हमें धोखा हो गया है। वो ईडन ग्रोश नहीं थे। ईडन ग्रोश को कत्ल कर दिया गया। उनकी लाश मिल चुकी है। ये कहते हुए उसके लहजे में हल्की सी आजुर्दगी थी। मैंने कहा, तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला मिस फ्लोमर। क्या आपने ये भी मालूम कर लिया कि वो अमरीकी CIA का यहूदी एजेंट ऑलिव हावर्ड ही था? क्रिस्टा फ्लोमर ने कहा, हाँ, उसने इस बात का एतराफ कर लिया। मैंने कहा, क्या मतलब? क्या वो आपके हाथ लग गया है? क्रिस्टा फ्लोमर मायूसी से बोली, नहीं, फाइल उसी के पास है। वो फाइल लेकर निकल गया है। कमबख्त ने हमें डॉच दे दिया, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। जो कुछ मैंने किया है वो प्रोग्राम के मुताबिक था। और ऑलिव हावर्ड। दफतन क्रिस्टा फ्लोमर बोलते बोलते रुक गई। उसने मुझे घूरा, फिर बोली, इसके बाद तुम ऑलिव हावर्ड के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे? मैंने सवाल किया, इस अचानक तब्दीली की वजह मैडम? क्रिस्टा फ्लोमर ने मेरे उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। चंद लम्हात के बाद मेरे लिए नाश्ता आ गया, जो मेरे सामने ही मेज पर लगा दिया गया और मेरे हाथ खोल दिए गए। मैं किसी भूखे फकीर की तरह नाश्ते पर टूट पड़ा और माहौल से बेनियाज हो गया। तमाम चीजें मेदे में उतारने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने ऑलिव हावर्ड के बारे में मुझे पूछने से मना कर दिया है। आपने ये भी फरमाया है कि फाइल लेकर वो निकल गया। इसके बाद मेरी खिदमत आपके लिए क्या रह जाएंगी मिस फ्लोमर? वो बोली, तुम? ऑलिव हावर्ड ने मुझे फोन पर यह भी बताया था कि तुम अली यार खान हो। वही अली यार खान जिसने गोइटे हिल में हमारा मंसूबा नाकाम किया था। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी गुलू खलासी आसानी से हो जाएगी।
میں نے کہا میڈم چند باتیں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، خواہ آپ کچھ بھی کہیں۔ آپ کے ذہن پر اولیو ہارورڈ بری طرح سوار ہیں۔ اگر ذرا سی بھی توجہ دیں تو اس بات سے انکار نہیں کریں گی کہ میں آپ کے لیے اس قدر نقصان دہ نہیں ثابت ہوا جتنا اولیو ہارورڈ۔ وہ بولی میں یہ سب نہیں جانتی، تمہاری شخصیت ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے، تمہارے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی آپ غلط ہی کریں گی، میں آپ سے ایک وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اولیو ہارورڈ سے فائل حاصل کر کے آپ کو پہنچا دوں گا۔ وہ بولی تمہارا کیا خیال ہے؟ گرین پول جیسی تنظیم اتنی ہی ناکارہ ہے کہ وہ تمہارا سہارا حاصل کرے گی، ہم اپنے سلسلے میں خود بھی کام کر سکتے ہیں۔ بے شک اولیو ہارورڈ امریکی CIA کا ایک رکن ہے، لیکن گرین پول بھی احمقوں اور نکموں کا ادارہ نہیں ہے۔ ہمیں بعض اوقات ناکامی سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہارورڈ نے اگر ہمیں ڈبل کراس کیا ہے تو وہ خود بھی ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے گا، اور پھر اس سے تمام حساب کتاب کر لیا جائے گا۔ جہاں تک تمہارے معاملے کا سوال ہے، تمہارے سلسلے میں ایک الگ فائل کھلی ہوئی ہے اور اس میں تمہارے جرائم کی تفصیلات درج ہیں۔ تہذیب میلکم ایکس کا کیس میرے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی روشنی میں تمہارا کیس نمٹاؤں گی۔ تم بالکل مطمئن رہو، تمہارے بارے میں جو فیصلہ بھی کیا جائے گا تمہیں اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ کمبخت کرسٹا فلومر کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آخری کوشش کی، کہا اچھا یہ بات ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ تہذیب میلکم ایکس کہاں ہے؟ وہ بولی میں تمہیں کوئی بھی بات بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بس تمہیں صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری پول کھل گئی ہے اور اس کے بعد تمہیں ہم سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھنا چاہیے۔ کرسٹا فلومر نے اپنے آدمیوں کو طلب کیا اور میرے بارے میں ہدایت دے دی کہ مجھے پھر اسی قید خانے میں دھکیل دیا جائے۔ وہ خاصی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس سے مفاہمت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جو کچھ مجھے کرنا تھا اس کے لیے میں اب آزاد تھا۔ مجھے ایک بار پھر اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا اور سلاخوں والا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے حسب معمول پھر بھول گئے۔ کبھی کبھی ایک پہرے دار مجھے نظر آ جاتا جو کھانے پینے کی چیزیں مجھے فراہم کر دیتا تھا۔ میری اس نئی قید کا وہ تیسرا دن تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سے رہائی کی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت سی ترکیبیں سوچیں، لیکن فوری طور پر قابل عمل صرف ایک ہی صورت نظر آئی تھی، حالانکہ وہ بہت پرانی اور فرسودہ تھی۔ اس وقت 4 بجے تھے۔ میں اپنی تدبیر پر عمل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، چنانچہ میں زمین پر گر کر تڑپنے اور چیخنے لگا۔ چند ہی منٹ کے بعد سامنے والے دروازے کے پاس اس پہرے دار کے قدموں کی آواز سنائی دی جو تھوڑی دیر پہلے مجھے نظر آیا تھا۔ اس نے سلاخوں سے اندر جھانکا اور پھر مجھے اس طرح تڑپتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ ناگواری سے بولا کیا بات ہے؟ کیا مصیبت نازل ہوئی ہے تم پر؟ میں نے تکلیف دہ آواز میں رک رک کر کہا اس سوراخ سے سیاہ رنگ کا ایک بچھو۔ محافظ بے اختیار ایک سمت بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دونوں ہاتھوں سے رائفل سنبھال کر میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سوال کیا کہاں کاٹا ہے، لیکن اسے یہ بتانا میرے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔ میں نے اچھل کر ایک بھرپور ٹھوکر اس کی پیشانی پر رسید کر دی۔ وہ ایک دم چت گرا، رائفل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، لیکن اس نے فوراً ہی اٹھ کر گری ہوئی رائفل اٹھانے کی کوشش کی۔ میرے دوسرے پاؤں کی ٹھوکر اس کے جبڑے پر لگی، اس کے منہ سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ ایک لمحے کے اندر وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس نے انسانی ہمدردی کے طور پر فوراً ہی میری خبرگیری کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی قمیض پھاڑ کر دونوں ہاتھ پاؤں باندھ دیے، منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا تاکہ ہوش میں آنے کے فوراً بعد وہ شور مچا کر دوسرے لوگوں کو آگاہ نہ کر دے۔ ایک محافظ کو ٹھکانے لگا دینے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو گیا تھا، ابھی نہ جانے راہ میں کتنی رکاوٹیں اور پڑی تھی۔ میں نے فرش پر پڑی ہوئی رائفل اٹھائی جو بھری ہوئی تھی، اس کا سیفٹی کیچ ہٹاتا ہوا میں کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔